अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने अपना न्यूमेरिकल करने हैं फर्स्ट ईयर के। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर हमारा है 6 फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है। और एक और बात उससे फिर शुरू करते हैं। नेवर एवर एवर गिव अप। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा लगेगा कि यार बस अब नहीं हो रहा, मगर वहीं पे आपने हिम्मत करके मेहनत दोबारा करनी है। ठीक है। हार जाओ, फेल हो जाओ, कोई मसले की बात नहीं है, मगर मेहनत करना नहीं छोड़ना। ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। चलो, तो अनीस हुसैन और एमी इंग्लिश सेंटर से करते हैं। सबसे पहले अनीस हुसैन से देख लेते हैं। तो ये जो शुरू के 2 न्यूमेरिकल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ना। बाकी तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये शुरू के 2 कर लेना। और मॉडल पेपर देखा होगा आपने, 7-8 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, यानी आप शॉर्ट न्यूमेरिकल के बगैर तो कर ही नहीं सकते। तो ये भूल जाओगे न्यूमेरिकल के बगैर मेरे शॉर्ट निकल जाएंगे। सही है। चलो, अनीस हुसैन से स्टार्ट लेते हैं, फिर एमी इंग्लिश सेंटर की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, तो आपने अगर ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है। अच्छा, अनीस हुसैन है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, और ये वर्क एग्जाम्पल 1 है जो उन्होंने लिखी हुई है। देखो कहते क्या है, अ हाइड्रोलिक सिस्टम। देखो हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होगा जिसमें लिक्विड भरा हुआ होगा, या वो पानी हो सकता है, पानी के अलावा कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है। लिक्विड आपके पास सिर्फ पानी नहीं होता, और भी लिक्विड्स हैं, जैसे दूध भी आपके पास लिक्विड है, शहद भी लिक्विड है। ठीक है, ये फ्लूइड्स हैं। तो एक सिस्टम है जिसमें आपके पास पानी है। ठीक है। अब पानी क्यों भरा गया है? ताकि अच्छा, अब देखो ये तो मैंने सेम पिस्टन सेम बना दिए हैं दोनों तरफ पिस्टन, लेकिन ये पिस्टन फर्क है। ये वाला जो पिस्टन है इसका एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ जो पिस्टन है इसका एरिया कम होगा। लेकिन शुरू में ये एक बात याद रख लो, जितना प्रेशर यहां होगा, जिसे हम PA कह रहे हैं, यानी ए पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है, उतना ही प्रेशर इधर भी होगा। समझ रहे हो बात? यानी प्रेशर ऑन पिस्टन A इज इक्वल टू प्रेशर ऑन पिस्टन B। किससे पता चल गई ये बात? कैसे पता चली? ये पास्कल लॉ से पता चली। पास्कल लॉ से हमें ये पता चल रहा है कि जितना, देखो फोर्स यहां पर कम ज्यादा हो सकती है, एरिया कम ज्यादा हो सकता है। अभी आप यही चीज देखोगे कि यहां फोर्स अलग आ रही होगी, यहां एरिया अलग आ रहा होगा, यहां पर एरिया अलग आ रहा होगा, यहां पे फोर्स अलग आ रही होगी, मगर प्रेशर सेम आ रहा होगा। यानी फोर्स और एरिया का रेशो सेम होगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स और एरिया का रेशो है ना, वो सेम रहेगा। मगर फिर कह रहा हूं, जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां होगा, चाहे पिस्टन कितना भी बड़ा हो, फोर्स कितनी भी हो, उसमें डरना मत। सही है। तो ये ए पिस्टन हो गया, ये बी पिस्टन हो गया। और ये किसने कहा था? पास्कल ने कहा था। पास्कल लॉ में हमने इसमें पढ़ा था। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टिंग सिलेंडर। सिलेंडर कह रहे हैं या पिस्टन कह रहा हूं मैं, यहां पे एक ही बात है। ठीक है। चलो, तो सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने सिलेंडर का है, मैं पिस्टन कह रहा हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिलेंडर ए हैज अ पिस्टन विथ अ रेडियस। देखो ये जो सिलेंडर है ना, इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है। इसका जो रेडियस है, यानी गिवन डेटा लिखो, देखो गिवन डेटा और फिर टू फाइंड। देखो ये जो आपके पास पिस्टन है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको। रेडियस हम आपको पता है R से डिनोट करते हैं, तो RA यानी रेडियस ऑफ पिस्टन A। ये स्मॉल r लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेशन कराता हूँ? नहीं। चाहो तो यहाँ पर 100 डिवाइड कर लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है। अच्छा, एंड सिलेंडर बी हैज अ पिस्टन विद अ रेडियस। और सिलेंडर बी, देखो सिलेंडर ए में जो पिस्टन है उसका जो रेडियस है वो कम है, और सिलेंडर बी में जो पिस्टन है उसका रेडियस ज्यादा है। अब कितना है? RB, रेडियस ऑफ पिस्टन B। तो ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, जिसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, दोनों हमारे मीटर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो देखो इधर आप फोर्स लगा रहे हो, कितनी फोर्स लगा रहे हो इस पिस्टन पे? 200 न्यूटन की। ठीक है। तो आपने FA पे जो फोर्स लगाई वो लगाई 200 न्यूटन की। पता क्या करना है कि FB पे कितनी फोर्स आ रही होगी। आपने कभी ये चीज़ देखी नहीं होगी। आप अगर कभी गाड़ी वॉश करवाने गए होंगे तो भी आपने ये नहीं देखा होगा, ये अंदर की तरफ हो रहा होता है काम। लेकिन वहाँ पे पता क्या होता है, एक तरफ से पिस्टन को दबाया जा रहा होता है,
दूसरी तरफ से आपकी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट नीचे से आके क्यों नहीं उठा लेते गाड़ी? तो देखो सबसे पहली बात यह है कि नीचे से उठाना पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए, गाड़ी बहुत भारी होती है। और दूसरा ये कि फ्लूइड की मदद से उधर हम एरिया कम कर कर फोर्स कम कर लेते हैं, इधर हम एरिया बढ़ाकर फोर्स बढ़ा लेते हैं। सही है। तो देखो आपको क्या बताना है, आपने यहाँ 200 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ कितने न्यूटन की फोर्स मिली ये आपने बताना है। ठीक है, अब कंडीशन सुनो, फॉर्मूला सुनो, एफ बी आपको कैलकुलेट करके देना है। कंडीशन सुनो, फॉर्मूला सुनो। अच्छा, क्या आपको प्रेशर निकालने में पी ए का कोई मसला है? देखो सेम फॉर्मूला सुनो, पहले आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है ना। सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, पी बी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी, यानी एरिया रखते हैं ना हम, फॉर्मूला ये है ना, तो आपको एरिया रखना पड़ेगा पिस्टन बी का, फोर्स रखनी पड़ेगी पिस्टन बी की, और प्रेशर रखना पड़ेगा पिस्टन बी का। अब मसले की बात पता है क्या है, ना आपको एरिया पता है ना आपको प्रेशर पता है। ठीक है, इस पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है वो भी नहीं पता, इस पिस्टन का जो एरिया है वो भी नहीं पता। अच्छा, अब सबसे पहली बात, दोनों चीजें पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कंडीशनें गिवन है। सबसे पहली बात, एरिया निकालना तो बहुत आसान है। एरिया के लिए फॉर्मूला लगाओ पाई आर का स्क्वायर, है ना भाई। देखो एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना, पाई आर का स्क्वायर। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ए बी। ए बी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पिस्टन बी का एरिया निकालना है मैंने, तो पाई आर बी का स्क्वायर। चलो ये तो हो जाएगा, आर बी पर आपको पता है, मगर पिस्टन बी पर जो प्रेशर लग रहा है वो कैसे निकालोगे? अभी मैंने शुरू में एक बात बोल दी थी कि जो प्रेशर पी ए पर है वही प्रेशर पी बी पर भी आएगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल ने इस चीज को प्रूफ कर दिया है, आप खुद भी प्रूफ कर सकते हो। तो हम निकाल लेते हैं फॉर पी ए इक्वल टू पी एफ ए अपॉन क्या है ए। ठीक है, तो हमें एफ ए पता है और ए तो हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ पिस्टन ए हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए। तो जो वैल्यू पी ए की होगी वही पी बी की होगी, तो हमारा ए बी भी निकल गया और हमारा क्या निकल गया, पी बी भी निकल गया। इस तरह से समझ में आ गई बात, क्लैरिटी आ गई। चलो पहले पी बी निकाल लेते हैं, फिर पी ए तो बहुत आसान है। अच्छा, एफ क्या है हमारे पास, 200 न्यूटन। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, क्या था, पाई आर ए का स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ देखो, तो पुट कर लो। इस तरह समझोगे ना, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा 3.142 और कॉन्सेप्ट का फील भी आ जाएगा। आर बी क्या है आपके पास, सॉरी आर ए क्या है आपके पास, 0.05 का स्क्वायर। तो ये आपका पी बी निकल कर आ गया, जिसे आप पी ए भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों सेम होगा। कैलकुलेट करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मज़ीद स्टेप में ले जाके सॉल्व करो, डायरेक्ट कर लो। 3.142 मल्टीप्लाई 0.05 का स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया प्रेशर आ रहा है 2546148 पास्कल, पी ए लिख रहा हूँ पास्कल। ठीक है भाइयों, तो ये आपका आ गया, ये चीज़ आ गई आपका, ये चीज़ आ गई। अच्छा देखो यार, इसमें ना ये पाई की वैल्यू इन्होंने थोड़ी सी अलग रखी है, पाई की वैल्यू थोड़ी सी अलग रखी है इन्होंने। हमने तो पाई वो लिखा है ना जो हमने याद है, लेकिन पाई की वैल्यू ये नहीं होती, पाई की वैल्यू और भी होती है, 2 के बाद भी मजीद नंबर होते हैं। तो अगर आप पाई की वो वैल्यू रखोगे ना जो कैलकुलेटर में आती है, आप ये 3.142 की जगह हटाकर डायरेक्ट पाई रख दो, तो देखो बुक जैसा थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। तो 3.142 सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे ना तो ये थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। पी बी निकल गया, पी ए भी निकल गया, अब क्या निकालना है, ए बी। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं उसे। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं, फोर्स निकालना चाह रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पी बी, एक मिनट, पी बी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी। तो पी बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, एफ बी हमारे को कैलकुलेट करना है, एफ बी, पी बी और
ए बी क्या होगा, पाई आर बी का स्क्वायर। ये आर बी पे स्क्वायर लगाना, पाई पे स्क्वायर नहीं लगा देना, ठीक है। तो पी बी कितना आया, 25461.48 3.142 और यह मल्टीप्लाई हो गया 0.1 का स्क्वायर, ये आपका एफ बी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको कर लो, 25461.448 मल्टीप्लाई 25461 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर, आंसर आपका आ रहा है 799.99। राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप इसको राउंड ऑफ कर देना 800 न्यूटन, और यही करेक्ट आंसर है। लेकिन आपने ऐसे राउंड ऑफ किया तो आप ये इस तरह कर देना। अगर जो बच्चा ये लिखेगा मैं उसे 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, जो बच्चा ये लिखेगा उसे भी 5 आउट ऑफ 5। तो ये नहीं बोलना सर वो आंसर आ रहा है 799 और आप लिख रहे हो 800। आप समझदार हो कि आपको पता है कैसे वो 700 हो रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बात समझ आई? यही कॉन्सेप्ट था, यही बात मुझे आपको बतानी थी। चलो ये बात मैंने बता दी, अब मैं आगे चलता हूँ। ये मैंने पढ़ लिया, नेवर गिव अप नेवर एवर गिव अप, एवर एवर गिव अप। आप नेवर हटा नहीं देना कहीं, अगर आपने नेवर हटा दिया ना तो वो एवर एवर गिव अप हो जाएगा, फिर तो आपको हार माननी पड़ जाएगी हमेशा। तो ये हार नहीं मानो, मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाब हो गए। स्टूडेंट अब जो है वो अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। आसान न्यूमेरिकल है मगर समझना बहुत आसान है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। व्हेन अ क्राउन ऑफ मास, एक आपके पास क्राउन है यानी ताज है, उस ताज का मास कितना है, यानी उस ताज का वजन कितना है। तो मास जो है वो इसका, बेसिकली वजन तो हम वेट के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मास की बात करो, ठीक है। तो 14.7 kg उसका मास है। अब ये मास कहाँ है ये समझो, एयर में। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मोबाइल का मास पता कर रहा हूँ, कहाँ पे पता कर रहा हूँ, एयर में, इसके इर्द गिर्द एयर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये जो 14.7 kg का क्राउन था, समझ लो ये क्राउन है, इसको मैंने पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद इसका मास इतना नहीं आएगा, इसका मास कितना आएगा, वाटर में जाने के बाद इसका मास आएगा 13.4 kg। अब ये कम क्यों हुआ, कम इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर बायोएंट फोर्स लग रही है। क्या लग रही है, बायोएंट। देखो इस मोबाइल का मास निकालो या वेट निकालो, एयर में ज़्यादा आएगा, इसको मैं पानी में डाल दूँ, इसका मास या वेट कम आएगा, खास तौर पे वेट का हो, वेट कम आएगा। क्यों कम आ रहा है, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो एक बायोएंट फोर्स लगा रहा होगा। पानी क्या लगा रहा होगा, बायोएंट फोर्स। बेसिकली देखो मास तो हम उसे कहते हैं ना, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, वो तो चेंज नहीं होते पानी में डालने से, लेकिन वेट को दिमाग में लेके समझो, वेट को समझो। इसका वेट 13 न्यूटन है पानी के बाहर, पानी में डालने के बाद 12 हो गया। 1 न्यूटन कम क्यों हुआ, क्योंकि इस पे बायोएंट फोर्स लगी। अपना हाथ पानी में डालते हो कभी महसूस किया कि एक फोर्स लग रही होती है जो कि आपके हाथ को ऊपर कर रही होती है, उसी वजह से आपका वेट कम हो जाता है पानी में। पानी में आप तैर क्यों रहे होते हो, क्योंकि वेट कम हो जाता है आपका। अगर उतना ही रहे तो डूब नहीं जाओगे। तो अच्छा अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो क्राउन है ये गोल्ड का है या नहीं। हम डेंसिटी की मदद से पता करेंगे कि गोल्ड है या नहीं। देखो मुख्तलिफ डेंसिटी की चीज़ें पानी में डालने के बाद मुख्तलिफ बिहेव करती हैं, ठीक है। तो डेंसिटी की मदद से पता करेंगे। अब देखो कंडीशन क्या लगेगी, समझो आपके पास आपका वेट था, अब ये वेट कहाँ पे था, एयर में। आपने क्या किया, आपने इसे पानी में डुबा दिया है, WA का मतलब है डुबाना। तो जब आप माइनस करोगे अपना वेट या मास जो कि एयर में था उससे जो वेट और मास पानी में आ रहा है, तो निकल करके आएगी बायोएंट फोर्स, कि कितनी बायोएंट फोर्स है। देखो मैंने अपना वेट कैलकुलेट किया एयर में, फिर मैं पानी में चला गया। जब मैं पानी में गया तो मेरा वेट कम हो गया, तो कितना कम हुआ, मैंने माइनस करना पड़ेगा जो मेरा वेट एयर में है और जो मेरा वेट पानी में है। जब दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास एक लॉस आएगा। वो लॉस क्या होगा, वो लॉस क्यों आया, वो बायोएंट फोर्स की वजह से लॉस आया, क्योंकि मुझ पे बायोएंट फोर्स लगी जिसकी वजह से मेरा वेट अब कम आ रहा है पानी के अंदर, या जितनी बायोएंट फोर्स लग रही है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब अगर मैं सिंपल वेट पता करूं अपने क्राउन का, तो वो W होगा,
और mg होगा। m हमें पता है क्या होता है, m हम कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास गिवन है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी है हमारे पास नॉर्मल वाली, इसलिए इसको ऐसे नॉट लिखेंगे। तो पुट करते हैं इधर, तो W इज इक्वल टू तो ये m आ जाएगा ना, तो ये नॉट Vm। ठीक है, समझ में आया क्या किया, सॉरी G आएगा, m लगा दिया। m को मैंने क्या किया, सेट करा लिया, तो रॉ नॉट और v आ गया। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, m की जगह रॉ नॉट v और g पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, वेट और डेंसिटी का रिलेशन आ गया सिंपल एयर में। ठीक है, अब ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, देखो ये भी सेम ही होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास, देखो ये भी तो वेट ही है ना, चाहे आप डिफरेंस ले रहे हो लेकिन है वेट, लेकिन किस में है, फ्लूइड में। तो इसीलिए यहां पर O की जगह F आ जाएगा और V वॉल्यूम और ग्रेविटी तो सेम रहेगी पानी में। पानी में वॉल्यूम और ग्रेविटी तो चेंज नहीं होगी ना, इसलिए ये आ गया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दो। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन्हें आपस में माइनस कर दो। इक्वेशन 1 को ऊपर, इक्वेशन 2 को ऊपर रखना, बल्कि इसे इक्वेशन 1 कह लो, इसे इक्वेशन 2 कर लो। तो यहाँ लिखो, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिखो डिवाइड, एक मिनट, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा हमारे पास, W अपॉन W माइनस VA इक्वल टू V नॉट G अपॉन F इज इक्वल VG। देखो दोनों जगह VG है, ये भी VG है, ये भी VG से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V माइनस VA इज इक्वल टू रॉ नॉट और रॉ F। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आ गया। अच्छा, बेसिकली इसे हम W कह लेते हैं, ये W है हमारे पास, ये हमारे पास W है। ठीक है, तो WA, इसे WA कहा जा रहा है, इसे सिर्फ W कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इधर ये जो M है ना, मास, बेसिकली मास मैंने कहा ना, वो चेंज नहीं होता बॉडी का, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो रहा होता है पानी में डालने से। मास तो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो बॉडी में क्वांटिटी मौजूद है, वो तो चेंज नहीं होगी ना। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में अगर 10 एटम मौजूद हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 10 एटम मौजूद हैं, तो पानी में जाने के बाद वो क्या 9 जाएंगे, नहीं वो 10 ही रहेंगे। तो मास चेंज नहीं हो रहा होता, वेट चेंज हो रहा होता है। लेकिन मैंने मास का वर्ड इस्तेमाल किया, वो भी ठीक है, वो भी यूज हो सकता है, मसला नहीं है। तो पता कर लेते हैं W क्या है, सिर्फ W है 14.7 और 14.7 माइनस 13.4, तो निकाल लो इसको कितना आ रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसे ज़रा कैलकुलेटर से, सिंपल, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। 14.7 माइनस 13.4 तो आ रहा है 11.3। देखो अगर ये गोल्ड होता तो इसका जो डेंसिटी का रेशो पानी में आता ना, वो आता है 19। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 11.3, तो ये जो रेशो है वो सही नहीं है। देखो अगर ये गोल्ड होता ना तो ये रेशो आ रहा होता, क्योंकि ये वैल्यू पहले से कैलकुलेटेड है, हमें पता है कि क्या डेंसिटी का रेशो आना चाहिए एयर में और पानी में। ठीक है, बात समझो, क्या रेशो आना चाहिए एयर में और पानी में गोल्ड का, ये हमें पहले से पता है, जो कि होता है 19 पॉइंट। तो ये 19 नहीं आ रहा, ये कम आ रहा है, तो यानी ये गोल्ड नहीं है, इट इज नॉट गोल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने कैलकुलेशन करी और आपको पता चला कि यार मेरे को ना रोज का मुनाफा आता है 100 रुपए का, आपका अगले दिन का मुनाफा 100 रुपए का नहीं आया बल्कि 10 रुपए का आया, इसका मतलब है किसी ने घपला किया है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जब भी मुनाफा कम हुआ है ना। इसी तरह से पहले से कैलकुलेटेड है कि जो डेंसिटी का रेशो होता है ना गोल्ड का एयर में और पानी में, वो 19 होता है, लेकिन ये आ रहा है 11, यानी ये गोल्ड नहीं है, जब भी ऐसा आ रहा है। गोल्ड होता तो ये नहीं आता। समझ में आ गई ना बात। अब देखो ये न्यूमेरिकल मुश्किल है, मैं मानता हूँ, तो मुश्किल चीज़ें ही करोगे तो नंबर मिलेंगे ना भाई, आसान चीज़ें करके नंबर कहाँ से मिलेंगे। चलो आओ अब करते हैं इंग्लिश सेंटर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे, अब बाकी क्या करते हैं।
मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि आसानी कराऊँ ताकि आपको ना मुश्किल ना हो समझने में, वरना बच्चों को मुश्किल हो जाती है ना तो फिर उनको समझ नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा अनीस हुसैन हो गया, एम इंग्लिश इंटर से ME लिख रहा हूँ सिर्फ मैं 1। चलो देख लेते हैं क्या पहला क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहला दिया हुआ ये पहला वाला वही दिया हुआ है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं क्रॉन वाला। दूसरे पे आ जाओ। मैंने क्या कहा था, अनीस हुसैन प्रैक्टिकल सेंटर एम इंग्लिश सेंटर में बहुत सारे कॉमन हैं, ठीक है। अच्छा तो दूसरा है अ कैनाल लॉक गेट इस, ठीक है, कैनाल का एक लॉक गेट आपको दिया हुआ है, वो करते हैं। तो मैं निकाल लेता हूँ फिर मैं आपको करा देता हूँ, सही है। मैं न्यूमेरिकल निकाल लेता हूँ पहले ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। चलो आ जाओ कि लिखा हुआ है अ कैनाल लॉक गेट इज 200 मीटर वाइड। एक कैनाल है, आपने देखा ना नहरों पे कैनाल बनाई जाती है ताकि पानी को कहीं और ले जाना हो तो ले जा सकें। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारा आ रहा है दरिया, सीधा एक दरिया आ रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि पानी दरिया से यहाँ पर आ जाए। तो ये जो मैंने बनाई ये क्या थी, ये कैनाल थी, ठीक है। ये क्या निकली, ये कैनाल निकाली मैंने। इससे क्या होता है दरिया में फिर यहाँ पे पानी कम हो जाएगा, क्योंकि देखो दरिया में पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ज़मीन से निकल के नहीं आ रहा। क्या आप यहाँ कैनाल बनाओगे तो कोई मसला नहीं होगा। कैनाल अगर आपने बनाया तो फिर जो यहाँ के लोगों को पानी मिलना था, जो ज़्यादा मिल रहा था, ये जितना उनको चाहिए था उतना मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कैनाल बनाने से क्या होता है, पानी कम हो जाता है। याद रखना इस बात को, समझ गए ना। तो इस कैनाल पे गेट बना हुआ है, वो 20 मीटर वाइड है यानी लंबा है, ठीक है। तो W लिख लेता हूँ। और डीप यानी गहराई में कितना गया हुआ है, तो D लिख देता हूँ, 10 मीटर गया हुआ है। गहराई को ना हम D नहीं लिखते हैं, H लिखते हैं, हाइट, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, यानी उस गेट पर जो पानी के अंदर है उस पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, पानी कितनी फोर्स लगा रहा है, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो F थ्रस्ट, THRUST थ्रस्ट, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इज द कैनाल लेवल गेट टॉप ऑफ द गेट, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज, वाटर की डेंसिटी भी गिवन है, इसी की मदद से पता चलेगा, 100 kg पर मीटर क्यूब। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपल थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, आपने पढ़ रखा है, थ्रस्ट का सिंपल फॉर्मूला आता है हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय A। ये बेसिकली प्रेशर के फॉर्मूले को सेट कराया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे F थ्रस्ट ही लिखूंगा बार बार। अच्छा तो क्या प्रेशर को मैं इसमें नहीं खोल सकता, हमने ये पढ़ रखा है कि प्रेशर हमारे पास बराबर होता है 1/2 ρ GH मल्टीप्लाई बाय A, है ना, सही है। अच्छा अब एरिया आपको गिवन नहीं है, एरिया भी निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है, एरिया भी आसानी से निकल आएगा। देखो 1/2 0.5 लिख दिया मैंने, ठीक है। डेंसिटी आपको गिवन है जो कि है 100 और ग्रेविटी 9.8 होती है और हाइट आपको गिवन है जो कि है 10। अच्छा अब देखो एरिया क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो हाइट कितनी है 10 और डेप्थ कितनी है 20, ये लो कैलकुलेट कर लो, आपका फॉर आंसर आ जाएगा। थ्रस्ट की स्पेलिंग गलत हुई, ठीक है, थ्रस्ट आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। द आंसर इज उसमें करके लिख देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है उस गेट पर जो कैनाल पे आपने बना दिया है, ठीक है। चलो अब बलून वाला करते हैं, हॉट एयर बलून। अब देख लेते हैं हॉट एयर बलून वाला इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलो हाँ सही है, इंपॉर्टेंट है। अब एक आप करोगे भाई, एक आप करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ हॉट एयर बलून हैज़ अ वॉल्यूम। एक हॉट एयर बलून है, ये देखा इस तरह का हॉट एयर बलून, ये जो आप देखते हो फिल्मों वगैरह में, ये इसे हॉट एयर बलून ही कहा जा रहा होता है, फिर यहाँ पे लोग बैठ रहे होते हैं। तो ये हॉट एयर बलून है जिसका जो एरिया वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, गिवन डेटा लिख लो,
और यहाँ 2 फाइन। तो वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2200 मीटर क्यूब का। डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर, अच्छा डेंसिटी एयर की, एयर कहाँ, जहाँ पर ये मौजूद होगा, तो उसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 20 सेल्सियस पर, ठीक है। और डेंसिटी आपको दे दी है, वो दे दी, अभी कोल्ड है, देखो ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, 20 सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, तो ये 1.205 kg पर मीटर क्यूब आ गई। द डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर इनसाइड, अच्छा एक एयर तो वो होगी जो बलून के बाहर होगी, उसकी डेंसिटी आपको बता दी, वो इतनी है। एक डेंसिटी वो ठंडी होगी डेंसिटी, और एक डेंसिटी वो होगी एयर की जो इस बलून के अंदर होगी। इस बलून के अंदर क्या है, एयर ही होगी ना, और कुछ तो नहीं होता ना इस एयर के अंदर, लेकिन ये एयर गर्म होती है और ये एयर ठंडी होती है जब भी आपका बलून ऊपर चला जाता है। तो इसका टेम्परेचर है 100 सेल्सियस, T इक्वल टू 100 सेल्सियस, लेकिन इसकी डेंसिटी हम H हॉट लिखेंगे 0.9, और जब आपके पास चीज़ गर्म हो जाती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट, अब कितना वेट ये हॉट एयर बलून उठा सकता है, आपने ये बताना है, ये डेटा मिला हुआ है। अब एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये है इधर, W इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय रॉ कोल्ड माइनस V मल्टीप्लाई बाय रॉ हॉट और G। अब यार ये फॉर्मूला ना ड्राइव होकर आया, अब ये उसी से ड्राइव हुआ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा था, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अपथ्रस्ट ही होगा ना, देखो अपथ्रस्ट मिलेगा जब ही तो चीज़ उठेगी ना। यहाँ पर वेट वो नहीं चाहिए जो के नीचे जा रहा है, यहाँ पर वो वेट जो कि हम कम करके ऊपर उठा लेंगे। देखो जब भी आपको किसी चीज़ को ऊपर ले जाना होता है ना, तो जितना उसका वेट होता है ना, उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है, तभी जाके वो ऊपर आती है। अब ये ड्राइव होकर ये फॉर्मूला हमने बनाया है। अब इसमें सारी चीज़ें हमें पता है, जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसको ना थोड़ा सा और आसान बना लो, इसमें से ना V भी कॉमन निकाल लो, ये लो, अब ये मज़ीद आसान हो गया। C क्या है, 1.205 माइनस 0.9462200 V और 9.8, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.205 माइनस 0.9462200 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये जो वेट उठा सकता है वो उठा सकता है 5584.04 kg, यानी बहुत ज़्यादा वेट है ये बहुत ज़्यादा वेट है। हमारा वेट कितना होता है नॉर्मल इंसान का, 70-80 kg, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई हैवी वेट हो तो वो कितना हो जाता है, 120-130, लेकिन ये 5580 बल्कि 84 kg उठा लेगा। सॉरी केजी लिख दिया मैंने, ये न्यूटन आएगा, केजी थोड़ी ना आएगा, आप लोगों ने भी नहीं बताया, न्यूटन। अच्छा अब आखिरी न्यूमेरिकल आप करोगे, ये देखो सारे मैंने करा दिया आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहे थे, अब आखिरी आपने करना है। तो मैंने बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं कराए, जस्ट ऐसे न्यूमेरिकल कराए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी, बाकी आप करना, ठीक है। एक ही दिया है बस होमवर्क के तौर पर, करना ज़रूर इसे। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।